हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हमारा जो संडे फॉर सीसेट का डिस्कशन है, यहाँ पर ना हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो पजल्स के साथ ही लिंक्ड है। तो बेसिकली थोड़े ऐसे हार्ड नट्स करके इनको बोला जाता है, अगर आपने कभी किए होंगे पहले इस तरह क्वेश्चंस, राइट। अब इनको समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली ना अलग अलग तरह की पजल्स ही हैं। कई बार आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पजल्स हो सकता है देखी हूँ, राइट। कई बार उन्हीं के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हैं, कैसे उनको सोचना चाहिए। ठीक है, ये मोर ऑफ आपका एक दिमाग की एक एक्टिविटी ज़्यादा है एंड ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं यूपीएससी के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर शेयर कर दूंगा, और भी जो कंटेंट होता है वो आपको यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने 2020 के अंदर पूछा था, इसको एक बार पढ़ो। ये इस कैटेगरी में आ सकता है। जैसे क्या मेंशन है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विद स्लिपरी वॉल्स। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर इट स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। क्या आपको ये समझ आया? देखो, सिंपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए जैसे ये है एक वेल, ठीक है, ये क्या है, कुआं है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग वो यहाँ कुएं के नीचे है, यहाँ पर है फ्रॉग मान लो, ओके। और जो पूरा का पूरा वेल है वो कितना डीप है, 4.5 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि ये 450 सेंटीमीटर का आपको ये वेल देखने को मिलेगा। पूरी इसकी डेप्थ है 450 सेंटीमीटर। अब होता क्या है ना, ये देखना, अब ये जो फ्रॉग है ये यहाँ पे जंप करता है, ठीक है। अब जब जंप करता है तो 30 सेंटीमीटर वो ऊपर चढ़ता है, मतलब 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है नीचे से। बट कहीं ना कहीं जो वेल है थोड़ा स्लिपरी है, तो फिसल जाता है, थोड़ा सा तिलक जाता है नीचे को। और कितना नीचे फिसलता है, ये 15 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, जब उसने जंप मारा तो 30 सेंटीमीटर ऊपर गया, पर थोड़ा थोड़ा फिसलते 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 15 सेंटीमीटर नीचे चला गया। दैट मीन्स व्हाट सर, एक जंप के अंदर वो 30 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, उसी जंप के अंदर वो 15 सेंटीमीटर नीचे भी आ जाता है। तो क्या मैं उसको -15 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। +30 मतलब 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, पर फिसलने की वजह से 15 सेंटीमीटर नीचे चला गया। तो यानी कि नेट इफेक्टिव वो कितना ऊपर गया, +30 था, -15 था, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? नेट इफेक्ट हुआ सर 15 सेंटीमीटर का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि एक जंप के अंदर वो 15 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब कई बार पता क्या होता है, कई बार बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं। उनको लगता है कि सर हमें कितना चलना है, सर हमें 450 सेंटीमीटर ही तो चढ़ना है। जब 450 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा तो वेल के बाहर आ जाएगा। तो कई बार ना जल्दबाजी में हम पता क्या कर लेते हैं, कई बार हमें लगता है यार टोटल 450 सेंटीमीटर ही तो चढ़ना है, एंड हर जंप में हम कितना चढ़ रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। तो कई बार हमें लगता है कि यार 30 जंप्स के अंदर हम बाहर आ जाएंगे, पर ये सही तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों, गलत क्यों है 30 यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, गलत क्यों है 30? देखो, एक बात अंडरस्टैंड करो, जब आपने स्टार्टिंग में जंप किया, जैसे ये फ्रॉग यहाँ से जंप कर रहा था, तब उसने थोड़ा जंप किया 30 सेंटीमीटर, पर 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल भी गया। क्या कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब वो चढ़ेगा और फिसलेगा नहीं? सोच के बताओ। द आंसर इज यस। देखो, अगर मान लो कोई ऐसा जंप है, यहाँ पे मान लो वो आ गया, मान लो यहाँ पर वो आ चुका है, एंड अगर यहाँ पे वो जंप मार के दीवार के ऊपर पहुंच जाए, अगर उसने जंप मारा और दीवार के ऊपर पहुंच गया, अगर दीवार के ऊपर पहुंच गया तो सर अब थोड़ी वो फिसलेगा वहां से। अगर दीवार के ऊपर पहुंच ही गया है तो फिसलने का क्या पॉइंट है, राइट। तो यानी कि ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे सर, ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। यहां तक तो हमें समझ आ गया कि ये तो इतनी वैल्यू है, ये तो हमें पता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, दो चीजें कर सकते हैं। या तो आपको पहली बात तो आपको समझ आ गया होगा कि 30 से आंसर कम आएगा, तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। क्यों 30 से कम क्यों आएगा? क्योंकि भाई जो आखिरी स्टेप होगा उसमें वो जंप करके छत के ऊपर चढ़ जाएगा, पर फिसलेगा नहीं। इसीलिए 30 सेंटीमीटर या 30 जंप्स तो गलत आंसर है, और 30 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, आंसर 30 से कम ही होगा। तो या तो आप दोनों को एक बार ट्राई कर लो।
अगर ट्राई करना है तो कैसे ट्राई करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। आप ना जो लास्ट वाला जंप है, जो लास्ट जंप है उसको ये मान के चलेंगे कि उसने पूरा प्लस में तो जंप किया पर वो नीचे नहीं फिसला। क्यों नहीं नीचे फिसला? क्योंकि नीचे अगर टॉप पे पहुंच गया तो नीचे नहीं फिसलेगा। तो लास्ट वाले जंप को आपको ऐसे ही अज्यूम करना पड़ेगा कि लास्ट वाले में पूरी तरह से 30 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, वो कोई फिसलेगा नहीं। तो अगर आप 28 को चेक करना चाह रहे हो ना, तो 28 को आप क्या लिख सकते हो, 27 + 1। किसी को इसमें डाउट? 28 जंप का मतलब 27 + 1 ही तो होता है। सर आपने ऐसे क्यों लिखा है इसको? देखो यार, ये वाले जो जंप होंगे ना 27, इनमें क्या करेगा वो 27 × 15 तो करेगा। ये दिखा था ना हर जंप में कितना नेट इफेक्टिव चढ़ रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो इन 27 जंप में वो 15 चलेगा। पर अगर उसका आखिरी वाला जंप होगा उसमें मैंने बताया वो छत पे चढ़ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं। तो आप इसको चेक करो, इसमें 15 नहीं लिखेंगे इस जंप के अंदर, इस जंप के अंदर लिखेंगे 30। एक जंप के अंदर आपने 30 सेंटीमीटर चढ़े। आप इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आएगा 415 नहीं 270 + 135, हाँ 405 + 30, ये 435 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आएगा 435 सेंटीमीटर। पर भाई हमें तो कितना चढ़ना है, हमें 450 सेंटीमीटर चलना है, यानी कि 28 जंप के अंदर हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सर मैं 29 के लिए चेक करूं तो बिल्कुल 29 को क्या लिख सकता हूं, 28 + 1। ये 28 क्या है सर? ये 28 में क्या होगा, 28 जंप्स में वो 15-15 सेंटीमीटर चढ़ेगा और जो आखिरी वाला जंप होगा उसमें पूरे 30 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 450 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है, डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी स्टेप में जब वो चढ़ेगा ना तब वो पूरा चढ़ जाएगा, तब वो फिसलेगा नहीं। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? या फिर सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो यार एक बात अंडरस्टैंड करो, दूसरा तरीका इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने यही तो अज्यूम किया कि आखिरी वाले स्टेप में वो पूरा चढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट आई अज्यूम्ड। तो कहने का मतलब क्या है सर, अगर मुझे 450 सेंटीमीटर चढ़ना है तो आखिरी वाले स्टेप में मैं कितना चढ़ा हूँगा? आखिरी वाले स्टेप में मैं पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर चढ़ गया हूँगा, यहाँ कोई फिसला नहीं हूँगा। तो यानी कि 420 सेंटीमीटर बच गया। ये लास्ट स्टेप में मैं इतना चढ़ा हूँगा तो 420 मैंने पहले चढ़ लिए होंगे, 420 मीटर मैंने पहले चढ़ लिया होगा। कैसे? हर किसी में 15-15 मीटर का एक जंप लेके। तो 420/15 करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28। तो यानी कि 28 स्टेप्स तो मैंने वो लिए 15-15 मीटर वाले, एंड एक जंप लिया मैंने 30 सेंटीमीटर का। तो 28 + 1, यहाँ पर भी आपका आंसर 29 ही आएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब इसी के बेसिस के ऊपर 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में हम आराम से कर पाएं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। चलो समझते हैं क्या कह रहा है। अ फ्रॉग इज एट द बॉटम ऑफ अ 60 मीटर वेल। 60 मीटर वेल के अंदर एक फ्रॉग है। हर दिन वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, कितना चढ़ता है हर दिन? वो 4 मीटर चढ़ता है। कब चढ़ता है? सुबह के समय के ऊपर। बट फिर बाद में रेस्ट करता है एंड रात में वो थोड़ा सो जाता है, ठीक है, एंड सोने की वजह से वो 3 मीटर नीचे गिर जाता है, राइट। तो कितना टाइम लगेगा उसको वेल से बाहर आने के लिए? क्वेश्चन सिमिलर है। अब अगर आप इसको लॉजिकली देखने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे सर हर जंप में वो +4 चढ़ता है सुबह के समय, रात के समय वो 3 मीटर नीचे गिर जाता है। तो +4 - 3 कितना हुआ? इफेक्टिव में वो 1 मीटर चढ़ता है, राइट। अगर हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा 60 मीटर चढ़ना है तो हर स्टेप में वो 1-1 चढ़ रहा है, तो आंसर 60 आएगा। नहीं, पर मैंने आपको बता दिया ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि जो आखिरी वाला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, वो ऊपर छत पे चढ़ तो जाएगा पर गिरेगा नहीं। तो या तो सर आप लोग ऐसे ट्राई कर लो, आप अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर लो एंड चेक कर लो उसमें कैसे आएगा, बाय इंश्योरिंग कि आखिरी स्टेप में वो गिरेगा नहीं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, टोटल आपको कितना चढ़ना है? सर टोटल मुझे 60 चढ़ना है, 60, एंड आखिरी स्टेप में मैं क्या अज्यूम करूंगा? मैं लास्ट स्टेप के अंदर अज्यूम करूंगा कि वो 4 मीटर पूरा चढ़ जाएगा, उसमें गिरेगा नहीं। तो लास्ट स्टेप को छोड़कर मुझे बाकी कितना चढ़ना होगा? 56। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द लास्ट स्टेप की जो आपने जंप मारी, वो लास्ट स्टेप की तो ये है। उसके अलावा आपको 56 चढ़ना होगा।
और 56 के लिए कितने जंप्स लगेंगे सर? 56 मीटर हैं एंड हर जंप में 1-1 मीटर आता है, तो टोटल 56 स्टेप्स आपके यहाँ पे होंगे, या 56 जंप्स आप लिख लीजिए, 56 जंप्स उसने यहाँ पे किए होंगे। तो ये देखो, क्या देखो, ये देखो 56 जंप्स तो कौन से लिए उसने? 1-1 मीटर वाले, राइट। और एक जंप लिया जिसमें उसने 56 के बाद 4 मीटर की जंप मार दी, तो 56 जंप्स ये, एक जंप ये, टोटल 57, ठीक है। तो 56 + 1 इस तरह से आपका 57 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? एक और ट्राई करें ऐसा ही, ठीक है। अब आप एक काम करना, आप एक काम करो, आप वीडियो पॉज करो एंड आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एंड बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। सोच समझ के बताना। कर लिया? अभी तो नहीं किया होगा ठीक है, बट पॉज करके कर लो, ठीक है। हाँ, इधर क्या लिखा हुआ है? अ फ्रॉग इज एट द बॉटम ऑफ अ 20 मीटर वेल। पहले दिन उसके पास खूब एनर्जी होती है 2 मीटर चढ़ने की, अगले दिन वो रेस्ट लेता है एंड 1 मीटर नीचे गिर जाता है। अब देखो यार, यहाँ पे ना आपने अगर किसी बच्चे ने गड़बड़ करी है और मान लो उसका आंसर 19 डेज आया है, तो गलत है उसका आंसर। मैं अभी समझाता हूँ कैसे गलत है। देखो, पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, उसमें पता क्या था कि फ्रॉग ने जंप मारी, सुबह मारी, शाम को गिर गया, तो सेम डे की बात हो रही थी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, मॉर्निंग के या दिन के समय के ऊपर वो चढ़ता है, रात में सो जाता है तो गिर जाता है, तो सारा काम एक ही दिन में हो रहा था। यहाँ एक दिन में नहीं हो रहा। यहाँ देखो, पहले दिन वो ऊपर जाता है और दूसरे दिन वो गिरता है, तो डेज बढ़ जाएंगे इस केस के अंदर, क्योंकि ये काम सारा एक दिन में नहीं हो रहा। दिन के समय वो एक दिन चढ़ता है, दूसरे दिन वो गिरता है, तो 2 दिनों में इफेक्टिव काम हो रहा है। कितना हो रहा है सर? पहले दिन कितना चढ़ रहा है? ये पहले दिन चढ़ता है +2 मीटर, दूसरे दिन गिरता है -1, तो इफेक्टिवली ना वो 1 मीटर चढ़ता है। बट ये 1 मीटर एक दिन का नहीं है, ही इज डूइंग इट इन 2 डेज। इसको 2 दिन लगते हैं इफेक्टिवली 1 मीटर चढ़ने के अंदर, 2 दिन लगते हैं इफेक्टिवली 1 मीटर चढ़ने के अंदर। अब यहाँ पे ऑप्शन इतने सिंपल है ना, आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि ये सब तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर 2 दिन में 1 मीटर चढ़ रहा है तो कहाँ से वो 20 दिन से कम टाइम में 20 मीटर चढ़ जाएगा? चढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे को कैसे करेंगे क्वेश्चन को? चलो, ऑप्शन अगर नहीं होते तो कैसे करते? तो सर इसका सिंपल सा तरीका है, हम क्या करते होते हैं, हमें चढ़ना कितना है? हमें 20 मीटर चढ़ना है ना, 20 मीटर। हम क्या अज्यूम करके चलेंगे? हमें अज्यूम करना है आखिरी वाला जो स्टेप होगा उसमें वो पूरा चढ़ जाएगा, उसमें वो फिसलेगा नहीं। तो आखिरी स्टेप में कितना चढ़ेगा? वो 2 मीटर चढ़ेगा। तो यानी कि ना ये वाला क्या है, ये 2 मीटर क्या है, ये उसका लास्ट स्टेप होगा, इसमें वो फिसलेगा नहीं। और बाकी वाले केसेस के अंदर जो 18 मीटर चढ़ा उसमें वो चढ़ेगा भी, फिसलेगा भी। तो 18 मीटर चढ़ने के लिए इफेक्टिवली वो कितना चढ़ता है? 1 मीटर। तो 18 मीटर चढ़ने के लिए उसको 18 एंटिटीज लगेंगी। पर आप नोटिस करोगे 2 दिन में 1 यूनिट चढ़ रहा है, तो 18 मीटर चढ़ने के लिए 18 दिन नहीं लगेंगे। 18 मीटर चढ़ने के लिए 18 × 2 36 दिन लगेंगे। गेटिंग द पॉइंट? इसमें डबल क्यों किया? क्योंकि भाई देखो, एक दिन चढ़ता है, दूसरे दिन गिरता है, रात को नहीं गिर रहा। ये 2 दिन हो गए अब इस केस के अंदर, तो 36 दिन लगेंगे उसको 18 मीटर चढ़ने के लिए। एंड फिर 37वें दिन वो क्या करेगा? वहां से 2 मीटर की जंप मारेगा। जैसे 2 मीटर की जंप मारेगा वो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो 36 डेज ये और एक दिन ये वाला जिसमें वो 2 मीटर चढ़ेगा, तो टोटल आपका 37 डेज आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इन क्वेश्चंस के अंदर? समझ पाए हो कि फ्रॉग वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को यहां पे ट्राई कर सकते हो। क्लियर? और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये 2022 में यूपीएससी ने पूछा। देखो यार, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका पता क्या है? जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें 150 लोग हैं, 150 एंट्रेंट्स हैं, एंड प्लेयर पता कब एलिमिनेट होता है? जब वो एक मैच हार जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कोई भी मैच टाई या ड्रॉ की फॉर्म में नहीं था। तो टोटल कितने मैच हुए? मतलब जो बंदा हारा वो गेम से, वो टूर्नामेंट से बाहर, जो हारता जा रहा है वो टूर्नामेंट से बाहर होता जा रहा है। अब देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है कि यार 150 के लिए कैसे निकालेंगे, पर है बिल्कुल भी नहीं। आप ना एक सिंपल चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आप सिंपल चीज़ों को सिंपल रखो। जैसे मान लो 2 लोग हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो 2 लोग हैं, ए और बी।
आपको इनके बीच में विनर चाहिए। यू वॉन्ट वॉट? यू वॉन्ट अ विनर अमंग्स दीज टू पार्टिसिपेंट्स। तो आप कितने मैच करवाओगे? आप बोलोगे सर हम एक मैच करवा लेंगे ए और बी के बीच में, जो जीत गया उसके माध्यम से हमारा विनर आ गया। तो यानी कि ना सर, अगर मेरे पास 2 पार्टिसिपेंट्स थे ए और बी, तो मैंने उनके बीच में एक मैच करवा दिया, मुझे पता लग गया कौन विनर है। ऐसे ही मान लो मेरे पास 4 लोग होते, लेट अस से देयर आर 4 पर्सन्स ए बी सी और डी। अब अगर यहां पर कितने लोग हैं? 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर मुझे इनके अंदर एक तरह से विनर को ढूंढना है तो क्या करना होगा? आप बोलोगे सर एक मैच इन दोनों के बीच में करवा दो, एक मैच इन दोनों के बीच में करा दो। लेट से यहां से विनर आया ए एंड यहां से विनर आया डी। अब एक मैच यहां हुआ, एक मैच यहां हुआ, 2 मैच हो गए, क्या विनर मिल गया? नहीं, ए और डी में से भी तो मैच करवाना पड़ेगा। तो एक मैच सर यहां करवा लो, मान लो उसके बाद ए आ गया, तो ये तीसरा मैच यहां पे। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, जब 4 मैच हुए थे, सॉरी जब 4 पार्टिसिपेंट्स थे तो 1 2 3, यहाँ पे हमें 3 मैच करवाने पड़े। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से आपके 8 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर इनमें मुझे विनर ढूंढना है तो एक मैच यहाँ कराना पड़ेगा, दूसरा मैच यहाँ, तीसरा मैच यहाँ, चौथा मैच यहाँ। लेट अस से यहाँ से विनर आए हैं, ये 4 विनर्स आए। अभी तक क्या हुए? 4 मैचेस हुए हैं, अभी तक 4 है, अभी विनर सिंगल चाहिए। फिर इन दोनों का मैच करा लो, ये 5वां मैच, ये इन दोनों का मैच करा लो, 6ठा मैच। मान लो यहाँ से सी विनर है और यहाँ से एफ है। फिर एक और मैच कराना पड़ेगा इनके बीच में विनर ढूंढने के लिए। मान लो इस तरह से एफ हमारे सामने विनर आ गया। तो एक बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सर, यहाँ पर कितने प्लेयर कितने हैं? 8 प्लेयर हैं ये, और मैच कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 8 प्लेयर हैं तो 7 मैचेस हुए। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? सर 2 प्लेयर थे तो 1 मैच, 4 प्लेयर थे तो 3 मैच, 8 प्लेयर थे तो 7 मैच। तो यानी कि जितने मैचेस हैं उसमें अगर आप, सॉरी जितने मैचेस नहीं, जितने प्लेयर्स हैं उससे एक कम आपके नंबर ऑफ मैचेस करवाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डिसाइड द विनर। ठीक है, 2 प्लेयर थे 1 मैच, 4 प्लेयर थे 3 मैच, 8 प्लेयर थे 7 मैच, दैट्स इट। तो सर अगर 150 प्लेयर्स हैं तो भाई 150 प्लेयर हैं तो प्लेयर -1 इज इक्वल टू मैचेस। तो 150 प्लेयर हैं तो मैचेस कितने होंगे? 150 - 1 यानी कि 149। आंसर सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस चीज़ के अंदर किसी को? आई होप ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो सर, ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इस वाले पे आते हैं, लंबे वाले क्वेश्चन के ऊपर। एक आपको आसान सा क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ये वाला, इसको पढ़ना। क्या पूछा गया है? इफ 10 monkeys कैन ईट 10 pieces of breads in 10 minutes, how much time will 100 monkeys take to eat 100 pieces of bread? क्या आंसर है? बताओ एक बार कमेंट से बताओ क्या आंसर है आपके हिसाब से। क्या किसी बच्चे ने 100 मिनट्स आंसर लिखा है इसका? क्या हो सकता है लिखा हो, पर 100 मिनट आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? देखो अंडरस्टैंड करना। देखो मंकीज छोड़ो, हम इंसानों की बात कर लेते हैं। ठीक है, मंकीज को रहने देते हैं, ठीक है, इंसानों की बात कर लेते हैं। देखो मान लो जैसे ना हम लोग खाना खा रहे हैं, मान लो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 लोग या 4 लोग मान लेते हैं, या 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा दोस्त है एक वैभव, ठीक है, हमारी एक और तीसरी फ्रेंड है प्रिया। ठीक है, हम लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, तो मान लो हमें 3 लोगों को खाना खाने में मान लो लेट अस से 10 मिनट लगे, या 10 मिनट इतना कम टाइम तो नहीं, मान लो 30 मिनट्स लग गए। हम 3 लोगों को खाना खाने में मान लो 30 मिनट्स लग गए। ठीक है, हमने कितना खाया? मतलब मैंने भी एक ब्रेड खाई, इसने भी एक ब्रेड खाई, इसने भी एक ब्रेड खाई। बहुत बढ़िया। तो मान लो 3 मिनट ही मान लो, चलो एग्जाम्पल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि हमें 3 मिनट लगते हैं, हम एक ब्रेड खाते हैं। तो 3 लोग 1 2 3 ब्रेड खाते हैं 3 मिनट के अंदर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हर बंदा अपनी अपनी ब्रेड खा रहा है, बिल्कुल। मुझे भी 3 मिनट लग रहे हैं अपनी ब्रेड खाने में, इसको भी, इसको भी। तो क्या मैं कहूँगा 3 लोग 3 मिनट के अंदर 3 ब्रेड खा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अपने दोस्त जोड़ लिए, हमने बोला कि आप लोग भी आ जाओ। ठीक है, मान लो यहाँ 5 लोग हो गए या 6 लोग हो गए।
अब क्या है, सब लोग अपनी अपनी ब्रेड खा रहे हैं, ये भी अपनी ब्रेड खा रहा है, ये भी अपनी ब्रेड खा रहा है, ये भी अपनी ब्रेड खा रहा है। अब क्या बोलूंगा, 6 लोग 6 ब्रेड खा रहे हैं, कितनी देर में? सर 3 मिनट ही तो लगेंगे, 6 मिनट क्यों लगेंगे? सोचो ना, मैं अपनी ब्रेड खा रहा था, अभी भी इन 3 लोगों के आने के बाद भी मैं अपनी ब्रेड ही खा रहा हूं, ये भी अपनी ब्रेड खा रही है, ये भी अपनी ब्रेड खा रहा है, ये भी अपनी ब्रेड खा रहा है। तो भाई अगर कल को यहां पे 100 लोग भी हो जाएंगे तो उनको भी टाइम कितना लगेगा? सब अपनी अपनी ब्रेड ही तो खा रहे हैं, मैं भी 3 मिनट में खा रहा था, ये भी 3 मिनट, वो भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट, सब 3 मिनट ही तो लेंगे। तो इस केस में भी तो टाइम तो सेम ही लगेगा। अगर 10 मंकीज 10 पीस ऑफ ब्रेड खाते हैं 10 मिनट के अंदर, तो 100 मंकीज 100 पीस ऑफ ब्रेड कितने देर में खाएंगे? सेम टाइम के अंदर, क्योंकि मैं भी अपनी ब्रेड खा रहा हूं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसका आंसर क्या बनेगा सर? इसका आंसर सर 100 मिनट्स नहीं बनेगा, इसका आंसर 10 मिनट्स ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो टाइम चेंज नहीं होगा, ऐसा गलत मत कराना कि 100, अच्छा 10 10 10 था तो 100 100 100 होगा, नहीं, इट विल बी 10 ओनली। क्लियर? एक और करते हैं, एक और करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखने में बड़ा टफ लग रहा है, बहुत ही टफ लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, ठीक है? घबराना नहीं है, एग्जाम में आए क्वेश्चन ऐसा इतना लंबा आए तो छोड़ सकते हो, बट यहाँ अंडरस्टैंड कर लो ताकि थोड़ा ना दिमाग खुले कि कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पहले पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? कह रहा है 4 दोस्त हैं ABCD, उनको ना एक ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है? और मैक्सिमम 2 बंदे ही एक टाइम के ऊपर ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? और एक लैंप है उनके पास, रात का समय है, ठीक है? मूवी का पूरा सीन बन चुका है और रात का समय है, और ठीक है, लैंप कैरी करना ज़रूरी है। और कुछ लोग तेज चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए को टाइम लगता है 1 मिनट ब्रिज क्रॉस करने के अंदर, बी को 2 मिनट लगते हैं ब्रिज क्रॉस करने के अंदर, सी को 7 मिनट लगते हैं, डी को लगते हैं 10 मिनट। और जब 2 लोग चलेंगे ना, तो जो भी स्लोअर पर्सन की स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से जाना पड़ेगा। मतलब एक लैंप है ना, तो भाई जो धीरे चल रहा है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो वापस आएगा फिर अगले बंदे को। समझना इस बात को समझना। जैसे मान लो ऐसा समझना, मान लो ये ब्रिज है, इधर 4 लोग हैं, एक ए है इधर, एक बी है, ठीक है? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ए को लगता है 1 मिनट ब्रिज क्रॉस करने के लिए, बी को 2 मिनट लगते हैं, सी को लगते हैं 7 मिनट, डी को लगते हैं 10 मिनट। अब क्या करना है, यहाँ पे एक लैंप पड़ी हुई है, हम चारों को उधर जाना है, उधर इधर पहुंचना है, चारों को जल्दी से जल्दी पहुंचना है और लैंप के साथ पहुंचना है। और मैक्सिमम एक टाइम पे 2 ही लोग चल सकते हैं, ठीक है? और एक ही लैंप है, और सारा काम करने के बाद वापस लैंप भी रखनी है, ठीक है? ठीक है, फाइनली द लैंप हैज टू बी टर्न्ड एट द ओरिजिनल प्लेस। मतलब जहां से आपने लैंप उठाई थी ना, बाद में लैंप यही भी आके रखनी है। एंड आखिरी वाले बंदे को ना, जो अकेला बंदा बच जाएगा, आखिरी वाला बंदा जो क्रॉस करेगा ब्रिज, वो बिना लैंप के क्रॉस करेगा। तो सबसे कम टाइम कितना होगा? एक बात ध्यान में रखो, अगर कम टाइम निकालना है कि सबसे कम टाइम में हम ब्रिज को क्रॉस कर लें, डोंट यू थिंक कि जो बंदा तेज भाग रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार ये काम करना पड़ेगा, लैंप लेके आना, लैंप लेके जाना? मानते हो इस बात को? तो क्यों ना ऐसा करें, हमारा जो सबसे तेज वाला बंदा है, कौन है तेज वाला बंदा? ए। इसको बोलते हैं चल भाई भाग, आप सबको लेके जाओ उधर। तो कैसे लेके जा सकते हैं? आप बोलोगे सर पहले एक काम करते हैं, ये डी वाला स्लो बंदा है, इसको लेके चलते हैं। तो मान लो पहले ए और डी गए, यहां से लैंप लेके ए और डी गए, मुझे बताओ कितना देर लगी होगी? सर स्लोएस्ट वाले का टाइम लेना, स्लोएस्ट, तो इसमें 10 मिनट लग गए होंगे। अब क्या हुआ, 10 मिनट के बाद ए और डी वहां पहुंच गए हैं, अब डी यहां पहुंच गए। अब भाई ए की जिम्मेदारी क्या है कि वो वापस आए और बंदों को लेके। तो सर ए वापस भी आया होगा? हाँ जी बिल्कुल, ए वापस आया होगा। ए को वापस आने में कितना देर लगी होगी? अब स्लो है, अब ये फास्ट है ना, तो 1 मिनट में आ जाएगा। ए वापस आ गया, ठीक है? अब ए क्या करेगा? सर ए अब अगले बंदे को लेके चलेगा, अगला बंदा सी है, तो मान लो ए और सी अब वापस गए इधर। अब ए और सी को इधर जाने में कितना समय लगेगा? ए एंड सी को सर लगेंगे स्लोएस्ट वाले का टाइम 7 मिनट। अब यानी कि सर सी भी यहाँ पहुँच चुका है? हाँ जी बिल्कुल, सी भी यहाँ पहुँच चुका है। अब ए की क्या जिम्मेदारी है कि वो लैंप लेके वापस आए ताकि बी को भी लेके आए। तो ए वापस आ गया और इसको 1 मिनट लग गए। कोई डाउट? ठीक है, अब कौन बचे हैं? सर सी और डी तो जा चुके हैं उधर, ए और बी बचे हुए हैं। तो ए और बी को क्या करना है? अब ए और बी भागेंगे, ए और बी इधर जाएंगे, कितनी देर लगेगी इनको?
सर ए और बी को लगेंगे 2 मिनट। अब बी भी इधर आ चुका है। अब कहानी खत्म नहीं हुई, सब लोग उधर आ तो चुके हैं, पर उसमें लिखा भी हुआ है कि लैंप वापस रख के आनी है एंड आखिरी बंदे को बिना लैंप के ब्रिज क्रॉस करना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, फाइनली द लैंप हैज टू बी रिटर्न्ड एट द ओरिजिनल प्लेस एंड द पर्सन हु रिटर्न्स द लैंप हैज टू क्रॉस द ब्रिज विदाउट द लैंप। उसको बिना लैंप के क्रॉस करना है। तो क्या करेगा सर, ए भाग के वापस आएगा कितनी देर में, 1 मिनट के अंदर। यहां पर लैंप रख देगा, फिर बिना लैंप के, ठीक है, अंधेरी रात के अंदर बिना रोशनी के वो क्रॉस करेगा। तो ए को सर 1 मिनट और लगेगा, फिर ए भी यहां पहुंच जाएगा। इतना लगेगा टोटल टाइम। कितना है ये सर टोटल, ये देखो ना, इनको ऐड कर लो, 10 + 1 11 18 19 21 22 23, 23 मिनट लगेंगे टोटल। तो 23 मिनट ही हमारा सबसे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुई या नहीं बात हुई? ठीक है, तो आपको कैसे इंश्योर हुआ कि सर यही सबसे फास्टेस्ट है? क्योंकि भाई जब जो आना और जाना कर रहा है, अगर वो सबसे तेज बंदा कर रहा है जो कि ए है, दैट मीन्स मिनिमम टाइम लगेगा। अगर आप किसी और को लेते, मान लो बी को लेते, सी को लेते, डी को लेते, वो सबसे फास्टेस्ट पर्सन नहीं है। तो जो इस तरह से टू एंड फ्रो करना है ना, वो सबसे तेज वाले बंदे को ही करना पड़ेगा, तभी जाके हम इंश्योर कर पाएंगे कि सबसे कम टाइम के अंदर चारों के चारों लोग यहाँ भी पहुंचे, वहां लैंप भी रख दें एंड फिर अंधेरी रात के अंदर बिना लैंप के ए वापस भी आ जाए। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा हमारे दिमाग को खोलते हैं। तो उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से मैंने ये आज के लिए आपके सेशन बनाया था कि कुछ क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर, हर साल एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ होगा मैं लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।